नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे भारत में प्रमुख उद्योग। भारत के जो उर्वरक उद्योग हैं, जहाज निर्माण, ऑटोमोबाइल, चीनी उद्योग, कागज, रेशम, सूती वस्त्र, एल्युमिनियम, लौह इस्पात एवं 8 कोर सेक्टर। तो भारत के जो प्रमुख उद्योगों से प्रश्न आते हैं, उनके महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग एक ही क्लास में देखेंगे, जो हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए एक बार इनका हम लोग अच्छे से रिवीजन करते हैं और आप क्लास में लगातार बने रहें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जिसमें आपके सभी परीक्षाओं के लिए ये बेहद ही इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। आप सीजी पुलिस, यूपी लेखपाल, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे एग्ज़ाम्स जो है, सीएचएसएल, सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए भारत के उद्योगों को हम लोग देखते हैं। और ये उद्योग को सबसे पहले हम देखते हैं, जो हमारे 8 कोर उद्योग हैं दोस्तों। वह उद्योग जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 40% की हिस्सेदारी रखते हैं, कोर उद्योग कहलाते हैं। अब ये कोर उद्योग हैं कौन कौन से? जैसे आपका कोयला है, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, लौह इस्पात, सीमेंट व विद्युत। तो ये आपके 8 कोर उद्योग हैं। इन कोर उद्योगों को पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कोर उद्योग नहीं है। तो आपको इन चीज़ों को याद रख लेना है कि कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, लौह इस्पात, सीमेंट व विद्युत से संबंधित जो उद्योग हैं, वह कोर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। उन्हें कोर उद्योग कहा जाता है। दोस्तों, ये जो हमारे 8 कोर उद्योग हैं, इनमें आप देखें कि जो है, इनसे रिलेटिव महत्वपूर्ण तथ्य जो है, आपने देखा कि भारत का जो पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र तारापुर, ये परमाणु विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र है, जो कि परमाणु विद्युत संयंत्र है। और ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। दोस्तों, 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला भारत का पहला परमाणु बिजली संयंत्र कौन सा है? तो उसका नाम है कुडनकुलम। जो संयंत्र है हमारा परमाणु बिजली संयंत्र, वो 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला, ये हमारे देश का पहला परमाणु बिजली संयंत्र था, जिसका नाम था कुडनकुलम। दोस्तों, आधुनिक उद्योगों में सर्वप्रथम पूछ लिया जाता है कौन सा उद्योग आता है? तो जूट उद्योग, ये हमारे यहाँ का सबसे पहला उद्योग है। तो आधुनिक उद्योग में सर्वप्रथम जूट उद्योग आता है। जूट उद्योग जो है, किसी भी उद्योग के पहले अगर भारत में चर्चा की जाएगी, तो सबसे पहले कौन सा उद्योग आएगा? तो हमारा जूट उद्योग आएगा। दोस्तों, देश में सर्वाधिक पंजीकृत बड़े एवं मंझले निर्माण कारखाने तमिलनाडु में हैं। ये बिल्कुल ऐसे फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है कि देश में सर्वाधिक पंजीकृत जो मंझले या बड़े ये निर्माण कारखाने सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे हैं, तो तमिलनाडु हमारे राज्य में है। ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं कि भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में अगर चर्चा की जाए, तो हमारा एनसीआर क्षेत्र है। ये भी यह नवीनतम औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ऑटोमोबाइल उद्योग प्रमुख है। ये एनसीआर क्षेत्र में इसको रखा जाता है। दोस्तों, अहमदाबाद की बात करें तो बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र जो है, ये फेमस रहा है। किसके लिए फेमस है? तो सूती वस्त्र, पेट्रोकेमिकल एवं ऑटोमोबाइल के लिए हमारा प्रसिद्ध है अहमदाबाद, बड़ोदरा। इसे अब आप जो है औद्योगिक क्षेत्र के रूप में याद रखना है। और ये कौन से उद्योग यहाँ पे ज़्यादा हैं? तो सूती वस्त्र, पेट्रोकेमिकल एवं ऑटोमोबाइल के लिए ये बेहद ही फेमस है। ठीक है, मुंबई की बात करें, मुंबई पुणे के जो औद्योगिक केंद्र हैं, यह भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र दोस्तों? तो ये हमारा जो मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र है, ये हमारे देश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। ये ऐसे ही पूछा जा सकता है, इसे आप जरूर याद रखने की कोशिश करें। यहाँ भी दोस्तों, यह क्षेत्र भी सूती वस्त्र, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल तथा आईटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, हमारा मुंबई पुणे औद्योगिक केंद्र। तो हम चर्चा कर रहे हैं भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की, इन्हें आपको याद रखना है। अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र, मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र और ये हमारा एनसीआर क्षेत्र, ये सभी जो हैं क्या हैं? भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। और इनके क्षेत्रों के बारे में आप देख रहे हैं, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल, आईटी उद्योग, ये सब इसमें आते हैं। आगे देखा जाए दोस्तों, तो जो हमारा बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक
केंद्र है। ये तो है दोस्तों भारत का सिलिकॉन घाटी इसे कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन घाटी जी, इसी बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक केंद्र को कहा जाता है। या जो दोस्तों आईटी जो है, आईटी इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है हमारा बेंगलुरु, जिसे भारत का सिलिकॉन घाटी कहते हैं। आपने कई बार पढ़ा है और हमारी पिछली वाली क्लासेस में सुना भी है। केरल औद्योगिक केंद्र दोस्तों ये मसालों के लिए विख्यात है। ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्षेत्र किस लिए विख्यात है, तो सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है, हमारे बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक केंद्र को कहा जाता है। और यह आईटी इलेक्ट्रॉनिक एवं ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। और केरल औद्योगिक केंद्र जो है ये मसालों के लिए विख्यात है। यहाँ कृषि आधारित उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग विकसित हैं। दोस्तों कोलकाता हल्दिया औद्योगिक केंद्र जो है ये भारत का सबसे पुराना औद्योगिक केंद्र है। यह वस्त्र, पटसन, चावल तथा पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए हमारा कोलकाता हल्दिया औद्योगिक क्षेत्र भी प्रसिद्ध है। तो ये इन्हें आप इन क्षेत्रों को याद रखना है। आगे अगर देखें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र दोस्तों ये धातु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो हमारी धातुएं हैं इन धातुओं के लिए प्रसिद्ध है कोई क्षेत्र, तो हमारा छोटा नागपुर का क्षेत्र ये प्रसिद्ध है। गुंटूर विशाखापट्टनम की बात करें तो ये औद्योगिक क्षेत्र लौह एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। गुंटूर विशाखापट्टनम आप जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ की बैलाडीला से जो हमारा लौह इस्पात निकलता है ये यहाँ से तो निकलता है बैलाडीला दंतेवाड़ा से, और इसी विशाखापट्टनम से जो है ये लोड होकर सीधे चला जाता है कहाँ, जापान। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है, इसीलिए लौह इस्पात के लिए बेहद ही प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं दोस्तों लौह इस्पात उद्योग के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि लौह इस्पात उद्योग में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, मैग्नीज आदि का उपयोग किया जाता है। लौह इस्पात उद्योग में इसे हमें याद रखना है। लौह इस्पात उद्योग में क्या क्या आता है, तो कोयला आता है, लौह अयस्क आते हैं, चूना पत्थर एवं मैग्नीज। दोस्तों 1870 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी द्वारा कुल्टी में संयंत्र की स्थापना की गई थी। ये प्रथम सफल संयंत्र प्रारंभ हुआ जिसमें उत्पादन 1874 से हो रहा है। 1874 से जो हमारा बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी है, तो कुल्टी पूछा गया है कि कुल्टी औद्योगिक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये दोस्तों ये हमारा जो है लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर जो है बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी के नाम से एक जो है कंपनी बनाई गई जो कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये भारत का प्रथम संयंत्र है जिसकी स्थापना जो है 1870 में होती है और इसमें उत्पादन प्रारंभ होता है 1874 से। कुल्टी संयंत्र की स्थापना जेम्स एस्किन के द्वारा की गई थी। इसे याद रखना है कि कुल्टी संयंत्र की स्थापना किसने किया था, तो एस्किन ने किया था। और 1874 वो दौर है दोस्तों 1870 कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ हावी थे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इन लोग जीत चुके थे। अब यहाँ पे इन्होंने जो है राजाओं से हस्तक्षेप करना कम, यहाँ से माल निकालने की व्यवस्था इन्होंने ज़्यादा कर ली थी। तो यही उनकी प्रोसेस ये यहाँ पे चल रही है। तो कुल्टी संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जेम्स एस्किन को आपको बिल्कुल याद रखना है। और चैनल को दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप बिल्कुल हिंदी, व्याकरण, इतिहास, कंप्यूटर, भूगोल, संविधान, सामान्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण फैक्चुअल क्लासेस और फैक्ट के साथ साथ में MCQs की क्लासेस चलाई गई हैं। आप इन्हें ज़रूर देखिए, आपकी परीक्षा में सफलता के लिए बेहद ही रामबाण सिद्ध होंगे हमारे जो है हमारी क्लासेस में चलाए गए ये प्रश्न। ठीक है, आगे देखते हैं लौह इस्पात उद्योग में ही दोस्तों साकची जमशेदपुर झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे टिस्को, जिसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, भारत में आधुनिक लौह इस्पात कारखाने की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। तो कहाँ से मानी जाती है भैया, कि ये टिस्को को आपको याद रख लेना है कि हमारा टिस्को जो है टाटा आयरन स्टील कंपनी, ये हमारी टिस्को है। 1919 में आसनसोल के निकट बर्नपुर पश्चिम बंगाल की स्थापना होती है। यहाँ पर जो है क्या होता है, तो यहाँ पर इंडियन, इसको आप इसको बिल्कुल कह सकते हैं, इसको मतलब इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। ये कहाँ पे हुई, तो ये भी पश्चिम बंगाल वाले रीजन में ही होती है। एरिया है आपका जो है आसनसोल के निकट बर्नपुर, और वर्ष है 1918-19 में इसको की स्थापना होती है। इसके पहले आपने टिस्को देखा और अब आप इसको देख रहे हैं। इसको का मतलब इंडियन आयरन एंड स्टील
कंपनी, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पर पड़ती है? तो ये आसनसोल के निकट बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में ये आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे आइए देखते हैं। लौह इस्पात उद्योग में ही 1952 में दोस्तों बर्नपुर, जिसकी स्थापना 1918-19 में हुई थी, ये 1952 बर्नपुर है, यहाँ पे इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था। इसके बाद आपका हीरापुर आ जाता है, जो स्थापित होती है 1909 में। किसके द्वारा? तो SCOB द्वारा स्थापित की जाती है। कुल्टी को आपने देखा ही है, ये स्थापित होती है 1870 में। ये तीनों संयंत्र दोस्तों आसनसोल बंगाल के निकट स्थित हैं और 1976 में इसको का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसे आपको याद रखना है। ये आपके हमारे लौह इस्पात उद्योग के क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों के बारे में आपसे चर्चा की जा रही है। तो बर्नपुर कब स्थापित होता है? 1819 में। 1952 में बर्नपुर जो है स्थापित कब हुआ है? 1918-19 में, लेकिन उत्पादन इतना विलम्ब यहाँ पे प्रारंभ हुआ। हीरापुर आप देख रहे हैं स्थापित हुआ 1909 में SCOB द्वारा। कुल्टी को आपने देखा, ये 1870 में स्थापित होता है, 74 में यहाँ पे उत्पादन प्रारंभ होता है। ये सब दोस्तों तीनों संयंत्र आसनसोल बंगाल के निकट स्थित हैं और 1776 में इसको जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इंडियन आयरन स्टील कंपनी का। ठीक है, इसके बाद 1923 में दोस्तों भद्रावती कर्नाटक में कारखाने की स्थापना होती है, जिसको बिस्को कहा जाता है। ये बिस्को से मतलब है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। यह पहला सार्वजनिक संयंत्र था और इसका नाम था मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी इसका नाम था, जिसको जो है बिस्को इसका नाम कर दिया गया कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। 1923 भद्रावती कर्नाटक में ये स्थित है। आगे देखते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आप देखते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1956 से 61 तक थी। इसके दौरान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी दोस्तों। उड़ीसा के राउरकेला में उड़ीसा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। ये पूछा जाता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो किसके सहयोग से हुई? तो ये जो है सोवियत संघ के सहयोग से। राउरकेला की स्थापना किसके सहयोग से हुई? जर्मनी के सहयोग से। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी 1961 से 66 तक चली थी, जिसमें बोकारो झारखंड की स्थापना 1964 में हुई और इसे भी रूस के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके पहले आपने देखा कि जो भिलाई स्टील प्लांट है हमारा, भिलाई स्टील प्लांट भी रसिया के सहयोग से बना है और जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में था। और ये जो हमारा बोकारो झारखंड वाला है, ये 1964 में होता है और इसकी परियोजना कब है? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारा बोकारो झारखंड की स्थापना होती है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ये लौह इस्पात केंद्र हैं दोस्तों। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 तक चलती है, इसमें सेल की स्थापना होती है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की, जो 1972-73 में हुई। और इसके बाद सेलम इस्पात संयंत्र स्थापित होता है तमिलनाडु में, 1972 में स्थापित होता है। ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आप इसको देखते हैं। ये दोस्तों 1982 में स्थापित हुआ है, जिसमें उत्पादन 1982 में प्रारंभ होता है। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आपके यही आते हैं, कौन? कि सेल की स्थापना कब होती है? तो 1972-73 में जो है चौथी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल आपसे पूछा जाता है, जिसे याद रखिए 1969 से 74 तक। उसके बाद हम सेलम इस्पात संयंत्र की तरफ आते हैं। ये 1972 में स्थापित हुआ। तो 1972 भी आपका ये जो है चौथी पंचवर्षीय परियोजना ही है। और विजयनगर कर्नाटक और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश आदि संयंत्र स्थापित किए गए। तो ये विजयनगर कर्नाटक वाला भी चौथी पंचवर्षीय योजना में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाला भी चौथी पंचवर्षीय योजना में ये इस्पात संयंत्र यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि बर्नपुर 1937, हीरापुर 1908 एवं कुल्टी 1874 भारत में स्थापित पहला लौह इस्पात संयंत्र कारखाना दुर्गापुर व बोकारो इस्पात संयंत्र कोयले के भंडार के समीप हैं।
दोस्तों इनको कोयले के भंडार के समीप ही स्थापित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसके लिए विद्युत की भी आवश्यकता होती है, कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो इनको जो है कोयले के भंडार के समीप इसीलिए स्थापित किया जाता है कि इनको विद्युत की आपूर्ति पूरी तरह से हो पाए। लौह अयस्क भंडार के समीप दोस्तों कौन है, तो ये आप देखें कि जो है भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला, भद्रावती, सलेम, विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थापित हैं। ये लौह अयस्क भंडार के समीप स्थापित हैं। वर्तमान में इसको अभी आप जो है अगर नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से आपको समझाता हूँ कि ये जो हमारा बर्नपुर लौह इस्पात संयंत्र, हीरापुर लौह इस्पात संयंत्र, कुल्टी इस्पात संयंत्र, ये भारत में स्थापित पहला लौह इस्पात संयंत्र कारखाने जो हैं, ये दुर्गापुर बोकारो इस्पात संयंत्र, ये सभी जितने स्थापित हुए हैं ये सब कोयले के भंडार के समीप हैं। तो कोयले के भंडार के समीप अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन कौन से कारखाने हैं, बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लौह अयस्क के पास देखें तो भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सलेम, विजयनगर इस्पात संयंत्र ये स्थापित हैं। ये कहाँ पे स्थापित हैं, तो ये स्थापित हैं दोस्तों लौह अयस्क भंडारों के समीप। दोस्तों वर्तमान में इस्पात का उत्पादन 100 मिलियन टन है, जिसे बढ़ाकर 2030 तक जो है ये टारगेट रखा गया है कि वर्तमान में इस्पात का उत्पादन जो है 100 मिलियन टन है, जिसे और बढ़ाए जाना है 2030 तक, और बढ़ाए जाने का प्लान किया गया है। स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया, दोस्तों ये आपका फुल फॉर्म है SRTMI का, स्टील रिसर्च टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया। इस्पात अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना जो है की गई है। अब आते हैं हम दोस्तों एल्युमिनियम उद्योग के लिए। तो एल्युमिनियम उद्योग जो आपका है, ये एल्युमिनियम उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा धातु उद्योग है। इसके निर्माण में दोस्तों बिजली पर 30 से 40% जो व्यय होता है एल्युमिनियम उद्योग में, इसमें ज़्यादा बिजली की खपत होती है, इसलिए ज़्यादा व्यय एल्युमिनियम बनाने में जो है पूरा पैसा तो 30 से 40% जो है विद्युत पे खर्चा हो जाता है। दोस्तों एल्युमिनियम जो होता है ये बॉक्साइट से बनता है, इसलिए जो है इसके आपको महंगा भी मिलता है। भारत में इस उद्योग की शुरुआत 1937 में, उस समय भी हम लोग गुलामी में ही थे, लेकिन यह है कि आज़ादी की किरणें हमको दिख रही थी कि अब हमें बहुत ही जल्द आज़ादी मिल जाएगी। चूँकि 1939 में जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हो जाता है तो आशाएं और बढ़ जाती हैं कि अब अंग्रेज़ों का जो है जो एकाधिकार था पूरी दुनिया पे ख़त्म होने वाला, इनका सूर्यास्त होने वाला था। तो भारत में इस उद्योग की शुरुआत 1937 में पश्चिम बंगाल के JK नगर नामक स्थान से एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित संयंत्र द्वारा हुई थी, जिसमें उत्पादन 1942 में जो है प्रारंभ हो सका। तो हमारे यहाँ जो है स्टील का जो उत्पादन प्रारंभ होता है वो 1942 से हमारे यहाँ स्टील का भी उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। और 1942 तो आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है बिल्कुल जोर शोर से 9 अगस्त को जो है महात्मा गांधी जी छेड़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये भी देख रहे हैं कि भारत में इस उद्योग की शुरुआत कब होती है, तो 1937 में होती है। कहाँ से होती है, पश्चिम बंगाल से होती है, पश्चिम बंगाल के JK नगर नामक स्थान से। कंपनी का नाम क्या है, तो इसका नाम है एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक संयंत्र की स्थापना हो रही है जिसमें 1942 से उत्पादन प्रारंभ होता है। दोस्तों एल्युमिनियम में लगे प्रमुख कंपनियों की अगर हम लोग बात करें तो प्रमुख कंपनियां जो हमारी हैं वो कंपनियां हैं इंडाल्को। इंडाल्को जो है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1938 में कनाडा के सहयोग से की गई थी। ये पूछा जा सकता है कि इंडाल्को से मतलब है कि भैया इंडियन एल्युमिनियम कंपनी है ये, ठीक है। तो इस कंपनी का पहला संयंत्र दोस्तों आलूपुरम केरल में स्थापित किया गया था। आलूपुरम कहाँ पड़ेगा, तो केरल में पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि एल्युमिनियम का पहला संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो हमारे केरल में हुआ था। और इसके बाद देखते हैं मुरी में भारत की पहली एल्युमिनियम रिफाइनरी स्थित है। मुरी जो है आपका यहाँ पे भारत की पहली एल्युमिनियम रिफाइनरी स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं हिंडाल्को। हिंडाल्को का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी जो स्थापना होती है 1958 में अमेरिका के सहयोग से रेणुकूट उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में होती है हिंडाल्को। इसके पहले आपने देखा इंडाल्को, अब आप देख रहे हैं आप हिंडाल्को, जिसे झारखंड के लोहरदगा से बॉक्साइट मिलता है और रिहंद परियोजना से जो है बिजली आपको प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है, हिंडाल्को कंपनी को, क्योंकि इसमें बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एल्युमिनियम
उत्पादन में। इसलिए बिजली जो है, बिजली और पानी सबकी व्यवस्था जो है कंपनियां करके तब वहाँ इसको स्थापित करती हैं। तो रिहंद परियोजना के पास में जो है ये है भी, और इसीलिए रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में आप इसका रिहंद बांध भी देखते हैं। ठीक है, ये वो नदी है जो छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे आप देखिए कि अब उसके बाद हम आ जाते हैं मालको के पास में। अब ये मालको क्या बीमारी है? मालको का मतलब है मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना 1965 में मेट्टूर तमिलनाडु में हुई थी, जिसमें बॉक्साइट जो है सेवराई की पहाड़ियों से तथा मेट्टूर परियोजना से इसको बिजली प्राप्त होती है। आपके मालको का फुल फॉर्म है मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बाल्को पे। बाल्को क्या है? भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना भी 1965 में हुई। इसका पहला संयंत्र कोरबा जिला छत्तीसगढ़ में लगाया गया। तो हमारा जो कोरबा है, ये जो है कोरबा एक जिला है। कहाँ पड़ता है ये कोरबा जिला? तो पड़ता है छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। बाल्को भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारा CGP का अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो इसको ज़रूर याद रखें, और भारत की सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस संयंत्र को दोस्तों अमरकंटक से बॉक्साइट मिलता है तथा कोरबा थर्मल प्लांट से इसको बिजली प्राप्त होती है। इस कंपनी का अन्य संयंत्र हमारे रत्नागिरी महाराष्ट्र में है और अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है। इसके 2 प्लांट और हमारे बाल्को के। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, नालको में हम लोग आ जाते हैं। तो नालको जो है दोस्तों नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1981 में फ्रांस के सहयोग से हुई थी। तो इसे आपको याद रख लेना है कि नालको की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो 1981 में फ्रांस के सहयोग से। यह भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र है। यह संयंत्र कोरापुट उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। दामनजोड़ी कोरापुट उड़ीसा से ये जो है एल्युमिनियम रिफाइनरी है यहाँ पे, तथा अंगुल में एल्युमिनियम स्मेल्टर स्थापित किया गया है। तो ये एल्युमिनियम के बारे में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य रहे। अब हम देखेंगे सीमेंट उद्योग के बारे में। विश्व में सबसे पहले आधुनिक ढंग से सीमेंट का जो निर्माण होता है वो 1824 ईस्वी में ब्रिटेन में पोर्टलैंड नामक स्थान पर स्थापित किया जाता है। आप पोर्टलैंड सीमेंट भी देखते हैं कि अभी भी पोर्टलैंड के नाम से सीमेंट ही बिक रही है। लेकिन ये पोर्टलैंड जो है ये वो स्थान है जहाँ पे पूरी दुनिया में सबसे पहले आधुनिक ढंग से सीमेंट का निर्माण शुरू हुआ था। देश में हमारे भारत में पहला सीमेंट कारखाना 1904 में हुआ। ये शासन कब का है? तो ये आप देखते हैं कि हमारे बंगाल की विभाजन करने वाले करजन महोदय जो 1899 ईस्वी में जो है गवर्नर बन के आए थे, और 1905 में बंगाल विभाजन करके यहाँ से निकल लेते हैं। तो ये उन्हीं का दौर है दोस्तों कि 1904 में मद्रास में स्थापित किया गया था हमारे देश का पहला सीमेंट कारखाना। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ दोस्तों ये हमारे पूरे देश में 22% उत्पादन करते हैं सीमेंट का, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसके बाद हम देख लेते हैं सूती वस्त्र उद्योग दोस्तों। तो सूती वस्त्र उद्योग देश का सबसे प्राचीन एवं बड़ा उद्योग है कि देश का सबसे बड़ा एवं प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। प्रथम सूती कपड़ा मिल आप देखते हैं कि 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी, जो अपना लक्ष्य प्राप्ति में असफल रही। 1854 में दोस्तों कावासाकी डाबर द्वारा स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की स्थापना मुंबई में की गई, जिसने भारत में आधुनिक सूती कपड़ा उद्योग की आधारशिला रखी थी। प्रथम सूती मिल की अगर बात किया जाए तो वो 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई, जो कि सफल नहीं हो पाई। लेकिन जो 1854 वाली है, जब आप देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे शासन कर रहा होता है और उसका व्यपगत का सिद्धांत कई बार पूछा जाता है, हड़प नीति उसकी पूछी जाती है, तो ये उसी के समय की बात है कि कावासाकी डाबर द्वारा जो है स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की स्थापना मुंबई में की गई थी, और जिसने भारत में आधुनिक सूती कपड़ा उद्योग की आधारशिला रखी थी। आगे देखते हैं सूती वस्त्र में ही दोस्तों। सूती वस्त्रों में स्वतंत्रता के समय भारत में 380 मिलें थी, ये पूछा जाता है। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो 14 मिलें जो है पाकिस्तान में चली गई। दोस्तों भारत में सर्वाधिक रोजगार उत्पादन जो है सर्वाधिक रोजगार जो देता है वो ये हमारा वस्त्र उद्योग ही देता है। और दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है कोयम्बटूर को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद
आप जानते ही हैं गुजरात में पड़ता है। कानपुर कहाँ पड़ता है? आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इन चीज़ों को आपको याद रख लेना है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद आपको नहीं भूलना है। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग कि ऊनी वस्त्र उद्योग 1876 में कानपुर लाल इमली में स्थापित किया गया था। तब हम ये ऊनी वस्त्र उद्योग देख रहे हैं। और ये पंजाब में अमृतसर, ये लुधियाना है दोस्तों, लुधियाना, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, मध्य प्रदेश में इंदौर, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो पंजाब का अमृतसर, लुधियाना, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, मध्य प्रदेश में इंदौर, ये सभी जो हैं ये हमारे ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। और इसी में जो है मिर्ज़ापुर हमारा उत्तर प्रदेश का कालीन उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं हम कागज़ के बारे में। तो जो है कागज़ उद्योग दोस्तों ये सबई घास तथा गन्ने से प्राप्त बगास से किया जाता है। कागज़ का जो निर्माण किया जाता है किससे? एक सबई घास होती है और गन्ने से प्राप्त जो बगास होता है, जो गन्ना जो है गन्ने से चीनी को निकाल लिया जाता है। आपने हमारी इसके पहले वाली क्लास नहीं देखा है तो आप देखिए कि जो महाराष्ट्र में दक्षिण भारत के गन्ने हैं उसमें शक्कर की मात्रा ज़्यादा क्यों पाई जाती है, और जो उत्तर भारत में मिलते हैं उत्तर प्रदेश वाले गन्ने इसमें शक्कर की मात्रा कम क्यों पाई जाती है। ठीक है, जबकि गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सबसे टॉप पर है, लेकिन चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों आगे है? वो आगे होने का कारण है कि यहाँ इसमें जो साउथ इंडिया वाले गन्ने हैं इसमें मिठास, इसमें शर्करा का लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन जो हमारे यूपी वाला है उसमें शर्करा का लेवल ज़्यादा नहीं होता, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है। इसलिए जो है उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में तो प्रथम स्थान रखता है, लेकिन चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है? तो महाराष्ट्र रखता है। इसीलिए आपने देखा कि भारत ये कागज उद्योग जो है सबई घास के मैदान तथा गन्ने से प्राप्त बगास से किया जाता है। अब गन्ने की बात आई तो इसलिए आपको गन्ने के उत्पादन की बातें आपसे की गई। गन्ना उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, लेकिन अगर चीनी की बात करें तो चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र है। क्यों है? इसको भी आपने समझा कि शर्करा की जो मात्रा रहती है, सुक्रोज, ये सब जो मिलते हैं इसकी मात्रा जो है महाराष्ट्र साउथ इंडिया के गन्नों में ज़्यादा होता है। भारत में कागज़ की पहली मिल 1882 में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। ये बिल्कुल सही है। और कागज़ का आविष्कार पहली बार कहाँ हुआ था? आप जानते हैं चाइना में हुआ था। अन्य मिलें जो है टीटागढ़, बालीगंज पश्चिम बंगाल में, आपका ये सिरपुर तेलंगाना में, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, बेलगोला कर्नाटक, ये सब हमारी कागज़ की मिलें हैं जो प्रसिद्ध हैं। और अखबारी कागज़ के लिए तो नेपानगर आपका मध्य प्रदेश वाला बिल्कुल बहुत ही फेमस है। दोस्तों चीनी उद्योग की बात करें तो चीनी के उत्पादन में ब्राज़ील पहले स्थान पर है तथा हमारा भारत दूसरे स्थान पर है। सामान्यतः 100 टन गन्ने से 10 से 12 टन ही चीनी प्राप्त होती है। ठीक है, राज्यों में उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पर है, जबकि चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। ठीक है, और दक्षिण भारत की जो जलवायु है ये आर्द्र होने के कारण जो सुक्रोज की मात्रा है ये जो है यहाँ के गन्नों में ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण उत्तर भारत का जो गन्ना है, गन्ना उत्पादित जो है उत्तर भारत करता है, जिसके कारण उत्तर भारत अधिक गन्ना उत्पादित करता है, किंतु चीनी की मात्रा सर्वाधिक दक्षिण भारत के गन्नों में होती है। अब आप इसको भूल नहीं पाएंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी रखें, यह आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये स्लाइड दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इसका रिवीजन किया तो आपको जरूर इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे कि चीनी उत्पादन में ब्राज़ील के पहले, भारत दूसरे स्थान पर है। 100 टन गन्ने में 10 से 12 टन चीनी प्राप्त होती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पर है, जबकि चीनी के उत्पादन में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। दक्षिण भारत की जलवायु आर्द्र होने के कारण सुक्रोज की मात्रा अधिक रहती है, इसीलिए जो है महाराष्ट्र वाले गन्ने में दक्षिण भारत वाले गन्ने ज़्यादा मीठे होते हैं और शक्कर भी वहाँ ज़्यादा निकलता है। भारत में अब देखते हैं हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो भारत में मारुति उद्योग जो है ये सर्वाधिक गुड़गांव व अहमदाबाद में होता है। और जो आपका हीरो कंपनी वाली गाड़ियाँ मिलती हैं ये धारूहेड़ा हरियाणा व कुकस में, नीमराणा राजस्थान प्रसिद्ध हैं। ये आपके हीरो वाली गाड़ियों के उत्पादन में। यामाहा की गाड़ियों के लिए फरीदाबाद और अशोका लीलैंड वाली गाड़ियाँ चेन्नई, अलवर तथा टाटा मोटर्स के लिए पुणे, अहमदाबाद, पंतनगर उत्तराखंड, पीथमपुरा मध्य प्रदेश व लखनऊ उत्तर प्रदेश ये टाटा की गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध हैं। और नैनो का प्लांट पूछ लिया जाता है तो सनंद गुजरात में हमारे नैनो का प्लांट स्थित है। इनको आप 1 से 2 बार देखें, ये आपको याद हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि यामाहा की गाड़ियों के लिए जो है कौन सा जो है शहर प्रसिद्ध है, तो यामाहा की गाड़ियों के लिए आपका ये फरीदाबाद प्रसिद्ध है।
टाटा मोटर्स के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है, पंतनगर उत्तराखंड भी प्रसिद्ध है, पीथमपुरा मध्य प्रदेश भी, और नैनो का जो प्लांट है ये आपका वन एंड ओनली यहाँ देख रहे हैं सनंद गुजरात में स्थित है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं जहाज निर्माण उद्योग, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत के पहले जहाज का नाम क्या था? ऊषा था। तो उषा देवी को आपको याद रखना है कि जो उषा है ये हमारे पहले जहाज का नाम था, जो 1941 ईस्वी में विशाखापट्टनम में स्थापित सिंधिया स्टीम नेविगेशन द्वारा तैयार किया गया था। 1952 में इसका राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड रखा गया। ये हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है किसका नाम है? तो ये दोस्तों सिंधिया स्टीम नेविगेशन जो था, ये जो पहली कंपनी विशाखापट्टनम में स्थापित की गई थी, ये भारत के पहले जहाज का नाम तो उषा था, लेकिन जो 1941 ईस्वी में विशाखापट्टनम में स्थापित सिंधिया स्टीम नेविगेशन द्वारा ये बनवाया गया था। 1952 में इसी कंपनी का नाम बदलकर इसका राष्ट्रीयकरण करते हुए हिंदुस्तान शिपयार्ड रखा गया है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड किसका नाम था, किसका नाम वर्तमान में है? तो इसी सिंधिया स्टीम नेविगेशन का नाम है जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड। जलयान या जहाज निर्माण, ये जहाज है दोस्तों। जहाज निर्माण के प्रमुख केंद्रों में गार्डन रीच वर्कशॉप पश्चिम बंगाल, गोवा शिपयार्ड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड केरल तथा मझगांव डॉकयार्ड मुंबई प्रमुख हैं। ये जहाज निर्माण के लिए बेहद ही प्रसिद्ध हैं। उर्वरक को हम लोग देख लेते हैं चलते चलते। यह उद्योग प्राकृतिक गैस पर आधारित है। भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत 1906 ईस्वी में सुपर फास्फेट कारखाना रानीपेट तमिलनाडु में हुई है। ये दोस्तों तमिलनाडु है, आप इसे तमिलनाडु के रूप में पहचानें कि जो हमारा प्राकृतिक गैस पर आधारित है कौन? उर्वरक उद्योग। भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत 1906 में हुई और सुपर फास्फेट कारखाना रानीपेट ये हमारे तमिलनाडु में है, इसे आप याद रखिएगा। ये क्या लिखा हुआ है? ये तमिलनाडु लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। जो इसकी शुरुआत 1906 में होती है, ये सुपर फास्फेट कारखाना रानीपेट तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु आप याद रखिए। दोस्तों भारतीय उर्वरक निगम की जो स्थापना होती है 1951 में हुई। आधिकारिक तौर पर भारत का पहला उर्वरक संयंत्र झारखंड के सिंदरी में स्थापित किया गया था। इसे आपको अब याद रख लेना है। और ये क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। 1 से 2 बार आप इसका रिवीजन करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप TGT PGT KBS आदि की जो वैकेंसी आ चुकी है, तो आप ये TGT PGT जो है निकला हुआ है, इसकी तैयारी अगर करना चाहते हैं तो हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए। और शिक्षा विभाग की सर्वोत्तम परीक्षाओं को आप हमारे चैनल पे हमारे साथ आइए, मिलकर तैयारी करते हैं और सफलता अब की बार अर्जित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।